नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शोभित भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म एग्जाम विद अरिहंत पर। देखिए, आज मैं आपके सामने जो जानकारी साझा करने जा रहा हूं ये है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पैट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। बड़ी क्यों कह रहा हूं, हालांकि ये पद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप पिछली वैकेंसी का कंपैरिजन करें जो कि 2021 के पैट से भर्ती हुए थे कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, उसकी जो भर्ती थी वो 1200 कुछ पद थे, समथिंग इसी तरीके से थे। तो ये लगभग 3 गुना पद है, यानी कि 3831 पदों पर भर्ती होने जा रही है कनिष्ठ सहायकों की यानी कि जूनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, जो भी बच्चे हमारे पीटी दे चुके हैं, पैट दे चुके हैं 2022 का, वो सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या रहेगा सिलेबस, क्या होगी एग्जाम डेट, क्या रहेगा पैटर्न, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना होना चाहिए जो कि उसके लिए एलिजिबल हो जाए, ये सारी बातें इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले ये समझ लें कि पदों की संख्या है 3831। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं सबसे पहले कि विज्ञापन आपका पहले ही प्रकाशित हो चुका है, यानी कि 4 अगस्त 2023 को इसका विज्ञापन आ चुका है। विज्ञापन आने के बाद आपको जो आवेदन करवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा करवाया जा रहा है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका स्टार्ट होगा 12 सितंबर से। 12 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं जो भी उन्होंने मांगा है। कितना मांगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत नॉमिनल सी फीस है जो कि इसमें मांगी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क सबमिट करने की अंतिम तिथि आपको 3 अक्टूबर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग डेट ऑफ द फॉर्म्स इज 12 सितंबर। 12 सितंबर से भरना शुरू हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को जाकर ये क्लोज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठेंगे कि लास्ट में जाकर भरेंगे, शुरुआत में ही भर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग बड़ी थोड़े से आलस दिखा देते हैं ना इन चीज़ों में, और आलस की वजह से कई बार लेट हो जाते हैं, कई बार भर नहीं पाते। लास्ट मोमेंट पर आकर इतना रश हो जाता है कि फॉर्म भरने में या तो कभी साइबर कैफे वाले ने दिक्कत कर दी, या फिर हमसे खुद से दिक्कत हो गई, या फिर मान लीजिए जो आपका प्रोसेस है ऑनलाइन का, कभी नेटवर्क डाउन है या कुछ भी है, समस्या आपके सामने आ सकती है। ठीक है, इसके बाद पदों की संख्या 3831 है, ये मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, मींस जनरल से आते हैं, तो 1889 पद होंगे, और अनुसूचित जाति के लिए 773 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 763 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उनके लिए भी 326 पदों को इसमें रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये है पदों का डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से है। चलो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए ही बताता हूं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये बहुत शानदार बात है, क्या कि बच्चों के दिमाग में ये है कि सर हमारे अंक तो पैट में इतने ही आए थे, मान लो 30 आए थे, या किसी के 35 आए थे, किसी के 60 आए थे, किसी के कितने आए थे, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? जी हां, आप सभी व्यक्ति जिन्होंने पैट दिया और पैट क्वालिफाई किया, उसमें आपके अंक भले ही शून्य क्यों ना आए हो, 0 ही क्यों ना आए हो, उसके बाद भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हां, साफ साफ आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें कहीं यहीं पर एक बात कही गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। उसने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रवित कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है, और इसी में ही आपके सामने ये भी लिखा हुआ है कि सम्मिलित हुए हैं ना जो 2022 के प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट में जो सम्मिलित हुए हैं, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। इसके बाद कह रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, 0 नहीं, 0 वाला तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 0 से ऊपर वाले भर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। 0 से ऊपर वाले भर सकते हैं, आपके 20 नंबर 30 नंबर है तो भी आप भर सकते हैं, ध्यान रखिए। 0 और उससे नीचे नकारात्मक जो चले गए वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए थी। देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी के अंतर्गत मैं आपको और आगे बता दूं, मैंने आपसे कहा था फॉर्म भरे जाएंगे, फीस जमा होगी। फीस जमा होगी कब तक? वो अक्टूबर की जो डेट बताई थी तब तक। अच्छा फीस है कितनी?
आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप किसी भी वर्ग से आते हो, आपकी फीस ऑनलाइन प्रक्रिया की जो है वो 25 रुपए है, केवल 25 रुपए है। ये एक हैंडलिंग चार्ज होता है, एक तरीके से इंटरनेट का हैंडलिंग चार्ज होता है, बहुत नॉमिनल सी फीस रखी हुई है। आप इस फीस को जमा कर देंगे। जमा करने के बाद क्या होगा, ये सारी एप्लीकेशंस आपकी पहुंच जाएंगी वहां पर। उसके बाद ये वैकेंसी के अनुसार उसके 15 गुना विद्यार्थी करीब करीब ये बुलाना चाहेंगे रिटन एग्जाम के लिए। तो उस केस में 15 गुना जब ये बुलाना चाहेंगे, उस केस में जो उस मेरिट में आएगा, यानी कि इन्होंने जैसे कि 65 डिसाइड कर दिया कि 65 अंक पाने वाले हमारे मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरिए, तब जाकर आपको एक दूसरी फीस जमा करनी होगी। जी हाँ, वो जो दूसरी फीस होगी वो अलग होगी, वो आपको जमा करनी होगी जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे। मैंने एक आइडिया बता दिया, जब मान लीजिए 60 नंबर कह दिया, 60 नंबर वाले मेंस के लिए जाएंगे, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी उसे देने के लिए जाएंगे। तो वो ये डिसाइड करेंगे आपके फॉर्म भर जाने के बाद कि आखिर उन्हें किस रेंज वाले बच्चों को फॉर्म भरवाना है मेंस परीक्षा के लिए। जिसका आवेदन शुल्क आपसे फिर से लिया जाएगा वो अलग होगा, ठीक है। तो ये तो नॉमिनल सी फीस इसलिए ली जा रही है कि आप सभी लोग कम से कम विरोध ना करें, मेरे नंबर कम है, मन घबराता है, मेरे नंबर कम है, 500 रुपये फीस मांग लिया, 200 मांग ली, मेरे बर्बाद तो नहीं चले जाएंगे। तो 25 एक ऐसा अमाउंट है जो कोई भी दे सकता है, इसलिए एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, ठीक है। चलिए, एक अंतिम बात आपको इस नोटिफिकेशन से और समझाना चाहूंगा कि इसमें आपके जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आपकी रिटन एग्जाम होगा, उसमें सबसे पहले हिंदी और लेखन योग्यता की जांच होगी, यानी कि हिंदी का एक बहुत बड़ा वेटेज है इसमें। अच्छी बात पता है क्या है कि सिलेबस पूरा का पूरा ओपन कर दिया है कि ये आने वाला है। सामान्य बुद्धि एवं परीक्षण यानी कि रीजनिंग भी आपकी इसमें पूछी जाएगी। सामान्य जानकारी यानी कि जीके भी इसमें पूछी जाएगी। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आपसे कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। इसमें भी काफी चीजें क्लियर की हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए, कंप्यूटर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि वो लोग कंप्यूटर में क्या पूछने वाले हैं। तो देखिए, उसने कहा प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप WWW कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक बात समझना कि बेसिक कंप्यूटर नहीं है, बेसिक नहीं है, इसमें बहुत कुछ पूछा जाने वाला है। तो इस बार तैयारी थोड़ी मजबूत करिएगा कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जीके होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी स्पेशल होगी, और उसमें भी क्या पूछना है, ये सारे जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान खनिज, ये सारी चीजें इसमें डिटेल ओपन करके दी गई हैं। आपको टारगेट एकदम फोकस्ड होकर इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए। इधर उधर झांकने की, ताका झांकी करने की जरूरत ही नहीं है, जो दिखा है बस वही पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दे रखा है। क्या दे रखा है? वो ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थी ये लोग बुलाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया 15 गुना नहीं, 25 गुना, 30 गुना अभ्यर्थी बुला रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बुलाते तो इसलिए हैं। क्या होता है कि क्राइटेरिया पे बहुत सारे फिट नहीं होते हैं। फिट कैसे नहीं होते हैं? पता चला कि साहब कोई जो कंप्यूटर की टाइपिंग करवाई जाएगी उसमें आउट हो जाता है। पता चला कि पिछली 1 साल पहले जो वैकेंसी निकली थी 2 साल पहले, उसमें बहुत सारे ज्वाइन कर गए। इस तरीके से छटनी हो जाती है। तो वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाते हैं जिससे कि दोबारा पेपर ना करवाना पड़ जाए, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इसके बाद कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सिंपल, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि इंटरमीडिएट कर लिया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है या उससे अधिक भी कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि आप इंटरमीडिएट होने ही चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो वैकेंसी आया करती थी ना कनिष्ठ सहायक की, उसमें एक बड़ा कहते हैं ना पेच होता था। पेच ये होता था कि आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स लिए जाते थे, इधर रिटन के मार्क्स लिए जाते थे, उसके बाद आपकी टाइपिंग भी देखी जाती थी, ये सब कुछ देखकर जोड़कर उसके बाद जाकर कहीं मेरिट बना करती थी। बड़ा ही पेच था उसमें, लेकिन अब सब खत्म कर दिया। एक सिंपल सी बात है कि आप जो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आप जो रिटन दे रहे हैं ना मेंस, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी चंकड़ में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश में
आपको 30 WPM चाहिए, वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में 25 WPM चाहिए, यानी कि वर्ड पर मिनट चाहिए। तो यहां पर क्या होता है ना, ये जो पार्ट है ना, ये वाला कौन सा कह रहा हूं मैं, टाइपिंग वाला, यहां से आपका कंपटीशन कई बार कम हो जाता है। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, बहुत से लोग तो महज इसलिए नहीं भरते हैं फॉर्म को कि इसमें टाइपिंग करनी है और टाइपिंग हमको नहीं आती है, या फिर बहुत से लोग भर तो देते हैं लेकिन वो टाइपिंग एक्चुअली नहीं कर पाते। और एक चीज और, कुछ बच्चों का ये डाउट बना रहता है कि सर टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। टाइपिंग एट द स्पॉट, यानी कि फिजिकली वहां किसी सेंटर पे करवाई जाती है, जहां पर इन्विजिलेटर आपको इन्विजिलेट भी करते हैं, जैसे एग्जाम में किया जाता है। वहां पर अपनी आंखों के सामने टाइपिंग करवाएंगे। वहां पर आपके अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट निकलने चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट निकलने चाहिए। कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरे पॉइंट को समझे तो ट्रिपल सी मांगा है, बड़ा ही प्रचलित है आजकल ट्रिपल सी। भाई यूपी के एग्जाम्स में ट्रिपल सी बहुत मांगने लगे हैं। यहां भी एक चटनी हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने आज भी ट्रिपल सी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने किया। 3 महीने का कहने को ये वो कोर्स है, कंप्यूटर का एक बेसिक था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप ये मान लीजिएगा, क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि इसको ही फुलफिल नहीं करने वाले तो फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यदि आपके पास ट्रिपल सी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट है बेसिकली, कि आपको इंटरमीडिएट पास होना है, कितने भी अंकों से हो उससे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रीम कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, वो मैंने बता दिया, और साथ ही साथ आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी रखना है, संस्था द्वारा मान्य जो होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। ये मैं आपको वहां नोटिफिकेशन में भी बता चुका हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिंपल सी बात बता दूं, 25 रुपए लगेगा। अभी प्रीलिम्स जब आपसे भरवाया जा रहा है तो उस समय 25 रुपए लगेगा, आपके भर जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद जब आप अगला पेपर देने जाओगे तो उसके लिए आपसे थोड़ा ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या कह रहा है देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब जो मेन परीक्षा होगी उसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे केवल उन्हीं को देना है, बट ऑब्वियसली जो फेल हो जाएंगे वो क्यों देंगे, वो तो आगे का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे ना। बस इतनी सी बात कह रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आयु सीमा की बात करें तो ज्यादातर लोग जानते हैं यूपी के एग्जामिनेशंस में, यानी कि यूपी की किसी भी नौकरी में 40 साल तक हमारी मैक्सिमम अपर एज जो होती है, मैक्सिमम एज जो होती है वो 40 वर्ष होती है। कब से होती है? 18 वर्ष से होती है। अब किसी का डाउट है कि सब 18 साल का मैं इस साल को होऊंगा या 40 साल का मैं इस वाले महीने में हो जाऊंगा, तो ये कब तक मांगी है 40 वर्ष या 18 वर्ष कब से शुरू करनी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 जुलाई तक मांगी गई है। ठीक है, 1 जुलाई तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। ये 1 जुलाई, ये यहां लिखा भी हुआ है देखो, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष ज्यादा ना हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और 40 से कम होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए या 40 तक होनी चाहिए, 40 तक होनी चाहिए। ठीक है, 40 तक होनी चाहिए। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हालांकि हम एक बार छोटा सा स्नैपशॉट ले चुके हैं इसमें, कि हिंदी सबसे ज्यादा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आपकी जांची जाएगी, और पूरे 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंकों में आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर के हैं। देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदी पूछी जा रही है, हमारी मातृभाषा है, उसी पर जोर दिया जाता है यूपी के एग्जामिनेशंस में। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे आप इंग्लिश में रीजनिंग कह देते हैं, रीजनिंग आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर के वो हुए होंगे। सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, ये तो हिंदी था। यदि हम जीके की बात करते हैं तो जीके भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हैं, 20 क्वेश्चन पूछे हैं, 20 ही नंबर के होंगे। हाँ, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, कंप्यूटर की, आईटी की बात कर रहा था, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, आईटी से रिलेटेड नॉलेज भी मांगी है इसमें। उसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर में, और 15 प्रश्न 15 मार्क्स के ही होंगे। और उसके बाद यूपी स्पेशल जो जीके आएगी, यूपी स्पेशल सामान्य जानकारी जो पूछी जाएगी, वो भी पूरे 20 नंबर में पूछी जाएगी, यूपी स्पेशल।
ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर में होंगे। कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस का टोटल 100 होता है और मार्क्स भी 100 होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिला है, यानी कि 120 मिनट आपके लिए निर्धारित किए हैं। 120 मिनट में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। देखो एक चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन ऐसी वैकेंसीज में नहीं होता है। मैंने कहा बहुत सारे लोग पैट नहीं देते। पैट बाई चांस किसी वजह से नहीं दिया हो, मान लीजिए कंपटीशन हट गया, पैट दिया है, पिछली 1-1.5-2 साल से वैकेंसी अभी भरी नहीं गई है, तो वहां कहीं दूसरी नौकरियों में शिफ्ट हो गए। किसी की समस्या टाइपिंग में लेकर है, किसी को CCC में लेकर है, तो ऐसे केस में आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है यहां पर आकर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता क्या पूछ रहे हैं इसमें पाठ्यक्रम में? उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। लेवल क्या होगा, मन में ये आता ना, लेवल क्या होगा उस वाले सब्जेक्ट का? लेवल होगा इंटरमीडिएट का। इंटर में हिंदी आपने पढ़ी है, हाँ वो बात अलग है कि हमने उस समय सीरियसली नहीं पढ़ी थी, पढ़ ली होती तो देखो कितना काम आता। तो इंटरमीडिएट लेवल की हिंदी पूछी जाएगी, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि मेरे सब्जेक्ट की बात हो रही है, रीजनिंग की। कह रहे इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने, तर्क की योग्यता को मापना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें टॉपिक कुछ ऐसे बता रहे हैं, संबंधों यानी कि रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, समानताओं, सिमिलरिटीज, ठीक है, और निष्कर्ष निकालने, जो कथन निष्कर्ष होते हैं बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। किसमें? रीजनिंग की बात हो रही है। इसी तरीके से वैसे डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, मैंने आपको दिखाया था नोटिफिकेशन में, डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने है। सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो आपको समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने के अनुभव में आने वाली तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको ये जानकारी होंगी, यही लिखा हुआ है, आशा की जा सकती है ऐसी, है ना। आगे देखें, इसके बाद कंप्यूटर में देखें तो उसने काफी अच्छे तरीके से डिटेल में बता रखा है। कह रहा है उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और देख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर्स में पढ़नी है। मेरे हिसाब से कंप्यूटर को एक बार फिर से नए तरीके से, नए नजरिए से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अब वैसा नहीं है इसमें जो दिखाया गया है बेसिक। इसमें थोड़ा सा हटकर आईटी से रिलेटेड बातें भी इसमें करनी होंगी आपको। ठीक है, आईटी से रिलेटेड बातें भी होंगी। आगे बढ़ते हैं तो ये यूपी स्पेशल के बारे में बात हो रही है। पर्यटन स्थिति क्या है, भाषाएं क्या क्या बोली जाती हैं, क्या त्योहार है, लोक नृत्य क्या है, साहित्य, वास्तुकला, है ना, और भौगोलिक परिस्थिति क्या है, पर्यावरण कैसा है यूपी का, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, ये सारी जानकारी जो यूपी से रिलेटेड है वो यूपी स्पेशल में आपको पढ़नी होगी। अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा यूपी स्पेशल के लिए। आप जीके तो अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन यूपी स्पेशल आपको और ध्यान से पढ़नी होगी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट जो दे रखा है, हालांकि मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से आपके सामने आया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष, यानी कि 1831 है, वो कितने हैं, शायद मैं मिसिंग कर रहा हूं, लेकिन लगभग इतने ही है। 15 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे। 15 गुना कितने हो जाते हैं? लगभग हो जाते हैं आपके करीब करीब 21-22 हजार, है ना, 15 गुना हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा ही बुलाए जाते हैं, कम से कम 35-40 हजार बुला लेंगे। ठीक है, कह रहा है अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के जो 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवस में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। वो तो आप जानते हैं, आजकल नॉर्मलाइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, क्योंकि अलग अलग पालियों में परीक्षाएं होती हैं। किसी में कठिन भी पेपर आता है, किसी में आसान भी आता है। तो क्या करना होता है, इनको नॉर्मलाइजेशन करना होता है, जिससे कि विद्यार्थी के साथ कोई पक्षपात ना हो जाए कि सब मेरी शिफ्ट तो बहुत आसान कठिन आई थी, इसकी आसान आई थी, इसको नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा डेटा है कि
जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं किस रेंज में, ये 1,49,210 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो परसेंटाइल बन रही है 65.26 बन रही है, ठीक है। अच्छा, और 1,13,792 ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल इतनी बन रही है। तो इस तरीके से ये डेटा आप देख सकते हैं, इसके आधार पर कुछ डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड इन द सेंस व्हाट, डिसाइड ये कर सकते हैं कि हमें मुख्य परीक्षा में यदि शॉर्टलिस्ट होना है तो लगभग कितने अंक हमारे पेट में सिक्योर होने चाहिए। तो ये मेरा अनुमान है कि आपके अंक जो हैं वो 60 से लेकर 70 तक के बीच में यदि आ रहे हैं, इस रेंज में यदि आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ये एक अनुमान मात्र है, कोई डेटा ऐसा ऑफिशियल कॉन्क्रीट डेटा मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक अनुमानित डेटा दे रहा हूं कि यदि आप 60 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ें, ये सारी तैयारी आपके खुद के चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर चलती है। सभी टीचर्स, हर सब्जेक्ट के टीचर्स, जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहे हैं, विद शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं। तो अपने चैनल एग्जाम विद अरिहंत के साथ जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल दी वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के मिलते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद क्लास।